हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनी विजडम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि पहले एक बार बताया था कि विंटर मैनेजमेंट इन पोल्ट्री कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, एक मेरी वीडियो थी जो मैंने बिल्कुल शुरुआती दिनों में बनाई थी, जब चैनल बनाया था। उसमें मैंने अर्ली चिक मॉर्टलिटी का डिस्कशन किया था। वो वीडियो काफ़ी देखा जा चुका है और उसके अंदर बहुत सारे व्यूज़ आ चुके हैं। मेरे ख्याल से लगभग 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं और कई लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ है। तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो वो माना गया। और जो भी कोई मुझे कांटेक्ट करता है और वो वीडियो देखता है तो वो कहता है कि उसे फार्मर को उससे फ़ायदा हुआ उस वीडियो से। उसके बाद लोगों ने कहा कि इसके आगे भी वीडियो बनाइए आप, 7 दिन के आगे का भी पता होना चाहिए। तो ये विंटर मैनेजमेंट इन पोल्ट्री, इसमें अर्ली चिक मॉर्टलिटी के बारे में भी बताया जाएगा, किस तरीके से मेडिसिन मैनेजमेंट किया जाता है, मेडिसिन दी जाती हैं। और टोटल हम लगभग 35 दिन तक का इसमें देखेंगे कि 35 दिन में क्या मैनेजमेंट और प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने धीरे धीरे। तो विंटर मैनेजमेंट इन पोल्ट्री की शुरुआत करते हैं। ये पोल्ट्री फार्मर्स के लिए बनाया गया है और इसे मैंने ही प्रिपेयर किया है। दोस्तों, सर्दियाँ, भीनी भीनी सर्दियाँ आती हैं और बहुत अच्छा लगने लगता है, बशर्ते हमारे पास अच्छे गर्म कपड़े हों और बढ़िया सारा हमारा रहने सहने का हिसाब हो। सर्दियाँ उन लोगों को अच्छी लगती हैं और जो बेचारे इतना नहीं अपने लिए कर पाते, जिनके पास गर्म कपड़े इतने नहीं होते, रहने की प्रॉपर जगह नहीं होती और गर्म ओढ़ने के लिए सामान नहीं होता, उनके लिए तो यकीनन ये काफ़ी बुरा रहता है। तो ये विंटर्स अच्छे भी होते हैं, विंटर्स आर गुड, विंटर्स आर बैड। तो ऐसा ही ये पोल्ट्री के लिए भी है। तो सर्दियाँ अच्छी भी हैं और सर्दियाँ ख़राब भी हैं। तो सर्दियाँ अच्छी कैसे हैं, सर्दियाँ ख़राब कैसे हैं, ये हम जान लेते हैं जल्दी से। देखिए, वाई विंटर्स आर गुड। सर्दियाँ अच्छी हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एफसीआर पोल्ट्री बर्ड्स का बहुत अच्छा आता है। ग्रोथ और क्लाइमेट इतना अच्छा होता है कि हबर्ड, रॉस, एवियजन जैसी ब्रीड भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हैं और अच्छे से ग्रो करती हैं, बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है, ग्रोथ और एफसीआर में। क्योंकि ये जितनी भी बर्ड्स हैं ये उन मुर्गियों से, उन चिकन्स से डेवलप हुई हैं जो कि टेम्परेट कंट्री में रहने वाले बर्ड्स होते हैं। कॉर्निश, प्लाईमाउथ रॉक, इस टाइप की जो बर्ड्स होती हैं। तो ये टेम्परेट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, सर्दियों वाली जो जगहें होती हैं, ठंडे इलाकों में ये बड़ी हुई हैं, इनका इवोल्यूशन हुआ है, उसी में परफॉर्म करने के लिए बनी है। तो इस वजह से सर्दियों में हर एक ब्रीड बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। दूसरा जो फैक्टर होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी फीड। फीड इंग्रेडिएंट्स, मक्का की अभी अभी हार्वेस्टिंग हुई है तो नई बिल्कुल मक्का आती है। भले ही मॉइस्चर ज़्यादा होता है लेकिन फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती है बहुत नई मक्का में, जो सितंबर अक्टूबर में आती है। इसके अलावा सोयाबीन की हार्वेस्टिंग होती है। सोयाबीन का जो डीओसी है वो बहुत अच्छा हो जाता है, चीप हो जाता है, चीपली अवेलेबल होता है। तो दो चीज़ें मिलके, एक तो जो बर्ड है उसकी परफॉर्मेंस क्लाइमेट की वजह से ठंडी क्लाइमेट में अच्छा परफॉर्म करती है। दूसरा, फीड बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि नई नई होती है हर चीज़, उसके अंदर फंगस, टॉक्सिसिटी, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो चीपली फीड अवेलेबल होता है। तो दोनों चीज़ें मिलके एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाती हैं जिससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो देखा जाए अगर इन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक फार्मर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो एक नया बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है, आप चाहते हैं कि आप ब्रॉयलर फार्मिंग में आएँ, तो ये एक अच्छा समय होता है, नवंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास का। अपना बिज़नेस बढ़ाया जाए। ये जो ऑलरेडी फार्मर्स हैं, ग्रोइंग फार्मर्स हैं, वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने की सोच सकते हैं इस सीज़न में। तो सीज़न बहुत अच्छा होता है सभी के लिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जो लॉसेस समर्स में होते हैं, क्योंकि समर्स में सप्लाई कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है, कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा रहती है, तो प्राइसेस अच्छे बने रहते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में जो समर में लॉसेस होते हैं आपके, उन्हें आप कंपनसेट कर सकते हैं इस सीज़न के अंदर। तो विंटर्स में लेज़ी नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ बिल्कुल चल रहा है, तो अपना बिज़नेस को कंसोलिडेट करिए सर्दियों के अंदर।
अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, नई फीड मिल लगाना चाहते हैं, तो प्राइसेस सस्ते हैं इस टाइम, सीख सकते हैं आप कि फ़ीड किस तरीके से बनाया जाता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल या मक्का ख़रीद के रख सकते हैं उसकी, या फिर सोयाबीन, सोया डीओसी, ये सब चीज़ें ख़रीद के रख सकते हैं आगे के लिए। अगर छोटे फार्मर भी हैं तब भी इन बातों के बारे में आप सोचिए, वरना दलाल के चक्कर में पड़ते हैं। जो आज 18 रुपये की चीज़ मिल रही है, 1 महीने बाद वही 25 रुपये की मिलने लगेगी आपको। वहीं दूसरी तरफ विंटर्स आर बैड, सर्दियाँ ख़राब भी होती हैं और इसमें नुकसान भी होते हैं। होता क्या है कि जितने इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ख़ास तौर से वायरल की जो बीमारियां हैं, वायरल सर्दियों में बहुत बढ़ जाते हैं और वो काफ़ी डेंजरस भी हो जाते हैं और उनका जो फैलाव होता है ना वो भी बढ़ जाता है। कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन वायरल, क्योंकि जब मुर्गी के रहने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो मुर्गी का जो एक डेंसिटी है, जो उनकी संख्या है, जो पॉपुलेशन है, तो बहुत सारे लोग पालने लगते हैं तो वो संख्या भी बढ़ जाती है ना। दूसरा क्या है कि जब संख्या बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है फार्मिंग की, तो जो उसमें पनपने वाले पैथोजेंस हैं, वायरसेस हैं, उन्हें भी एक अच्छा मतलब मौका मिल जाता है कि वो वहाँ पर पनप सकते हैं। मतलब डेंसिटी तो है ही कि मुर्गियों की संख्या बढ़ जाती है सर्दियों में। दूसरा क्या होता है कि जो परिंदे होते हैं, जिन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है, वो दूसरे देशों से या मतलब इधर आने लगते हैं गर्म इलाकों की तरफ। हमारी जो कंट्री है वो सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल कंट्री कहलाई जाती है। तो ठंडे इलाकों से परिंदे हमारे देश में आने लगते हैं, वो अपने साथ बीमारियां लेकर आते हैं। रानीखेत है, बर्ड फ्लू है, IB वाईबी है, और भी कोई सारे वायरल की बीमारियां होती हैं जो वो अपने साथ यहाँ पर लेकर आते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये बीमारियां यहाँ पर फैलती हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप फार्म को बंद करके रखते हैं, पर्दे डाल के रखते हैं, फॉल सीलिंग लगाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो वायरस और भी मतलब अंदर इंटेंसिव हो जाता है, उसको फैलने के लिए और भी अच्छी जगह मिलती है, क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर सर्दियों में नहीं हो पाता है। तो दूसरा, एक तो इन्फेक्शन हो गए, दूसरा क्या होता है, मेटाबॉलिक और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे एसाइटिस है, सडन डेथ है, वो सर्दियों में काफ़ी बढ़ जाती है कि उसके पेट में पानी भर जाता है और एक एक रात में मतलब 100 की मॉर्टलिटी हो जाती है फार्म्स के अंदर अगर एसाइटिस को मैनेज ना करें। अमोनिया बढ़ने लगती है, डस्ट की प्रॉब्लम आती है, लीटर बहुत सूखा हो जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम सर्दियों में आती हैं, जिनकी वजह से कुछ मतलब ग्रोथ, FCR, फीड वगैरह वो तो अपनी जगह है, वो सब सही है, लेकिन अगर इन चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाता तो फिर नुकसान भी होता है। तो इस वजह से सर्दियाँ थोड़ी ख़राब मानी जाती हैं। और प्रोडक्शन जब ज़्यादा होता है, अभी आपने देखा दिवाली के ऊपर कितना डाउन चला गया है। अब ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो रेट्स जो हैं वो थोड़े डाउन आएंगे, क्योंकि बड़ा मुर्गा तैयार होगा सर्दियों के अंदर। गर्मियों में तो 2 किलो से ज़्यादा का मुर्गा जाता नहीं है। गर्मियों के अंदर क्या, सर्दियों के अंदर क्या होता है, 2.5 3 किलो का मुर्गा हो जाता है और वो पड़ा रहता है, जिसकी वजह से फिर डिमांड में थोड़ी सी स्लगिशनेस आती है और रेट डाउन आ जाते हैं सर्दियों में। तो रानीखेत है, VVND बहुत फैलता है, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे पिक्चर इसकी। इसके साथ साथ इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, इन्फेक्शियस लेरिंगोट्रैकियाइटिस, ये शायद ब्रॉयलर में आपने ना सुना हो, लेकिन बहुत रिपोर्ट्स हैं कि ये भी बीमारी ब्रॉयलर्स में होती है। ILT, हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा एंड लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, ये दोनों भी आते हैं। इन्हें तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, जब तक वो अखबारों में रिपोर्ट्स ना आए तब तक कोई इसको कंसीडर नहीं करता। तो बर्ड फ्लू एक बहुत मेजर थ्रेट है पोल्ट्री में इंडिया में। इसके अलावा CRD तो बहुत ही कॉमन है। तो IB और CRD, इकोलाई, ये तीनों मिलके एक बहुत ख़तरनाक सा ट्राइड बना लेती हैं और खूब सारे इकोलाई और CRD के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जब हम अपना बर्ड लेकर आएँ, चूज़ा लेकर आएँ, तो एक ऐसा हमारे पास मतलब फार्मिंग का शेड्यूल हो, एक प्रोटोकॉल हो कि जिसके तहत हम फार्मिंग करते जाएं और हमें इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। मतलब देखिए, कुछ उसमें मैनेजमेंट के की चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना होता है, कुछ मेडिसिन को यूज़ करने का रहता है, तो सब कुछ मिला के हम उसे सही बना सकते हैं।
होता क्या है ना कि शुरुआत में प्रिवेंशन पे तो फार्मर ध्यान नहीं देता है। अगर आप 2 रुपये प्रिवेंशन पे खर्च कर देंगे तो हो सकता है आप 6 रुपये जो बाद में उसमें बीमारी आती है, फिर डीलर के पास भागता है फार्मर, फिर कहीं भागता है और फिर मेडिसिन लेके आता है और उल्टी सीधी मेडिसिन लगाता रहता है और कोई उसे फ़ायदा नहीं मिलता। पहले ही दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन कितने कितने चूज़े उसमें मर जाते हैं क्योंकि उसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं। अमोनिया बनने की वजह से, पर्दे नीचे डालने की वजह से वेंटिलेशन डाउन हो जाता है, सडन डेथ, एसाइटिस, ये दिखता है। और इसका इलाज है, ऐसा नहीं है कि प्रिवेंशन अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इंतज़ार करते हैं बीमारी के आने का, क्योंकि दवाई लगाने में बहुत मज़ा आता है फार्मर को। तो हम कैसे इस फार्मिंग को सही कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे कि विंटर्स में क्या हमें करना चाहिए और कैसे अपनी फार्मिंग को दुरुस्त कर सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है खाली शेड से। खाली शेड के अंदर चिक्स के आने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो एक ज़रूरी पार्ट होता है। आप ऐसा मानिए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है तो आप उसके आने की तैयारियां करते हैं, है ना। मान लीजिए आपके कोई भाई हैं जो कई सालों बाद आपके घर पे आ रहे हैं, तो जब वो आने वाले होंगे आपके घर पे, तो आप उनके आने के बाद सामान लेने थोड़ी भागेंगे कि दूध ले आएँ चाय बनाने के लिए, या मिठाई ले आएँ, या जो भी कुछ आपको उनके लिए लाना है, गिफ्ट ले आएँ, आप पहले ही ला के रखेंगे ताकि वो टाइम हम उनके साथ बिता सकें। ऐसा ही चूज़ों के साथ है। चूज़े जो हैं वो आपके यहाँ एक मेहमान की तरह आ रहे हैं, तो पहले उन्हें आप, उनके आने से पहले ही आपको वो सब इंतज़ाम करने पड़ेंगे कि जिनसे उन्हें कंफर्ट मिले, जिनसे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि शेड की सफाई करनी होती है। जब पुराना जो फ्लॉक निकलता है आपका, उस पे ध्यान देना चाहिए कि कब मोर्टलिटी हुई, कितनी मोर्टलिटी हुई और मोर्टलिटी की वजह क्या थी, उस हिसाब से शेड साफ़ किया जाता है। जो हम कंसल्टेशन में कहीं शेड साफ़ करवाते हैं, जब कंसल्टेंसी देते हैं, तो उसमें सबसे पहले यही देखते हैं कि पिछली जो फ्लॉक निकली है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। वहाँ से एक बहुत बड़ा क्लू, बहुत एक अंदाज़ा मिल जाता है कि अब जो नेक्स्ट आने वाला बैच है उसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो वो अगर नॉलेज है आपको तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेटर को साफ़ करवाइए। अपने फार्म से सारा लेटर निकाल के उसे डिस्पोज ऑफ करिए कहीं दूर। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि छत की सफाई की जाए। लोग सिर्फ दीवारों की और उसकी सफाई कर देते हैं, नीचे जो उसका जो फर्श होता है, लेकिन छत को भूल जाते हैं। छत की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, उससे धूल वगैरह हटाना, उसे धोना हाई प्रेशर पाइप से ज़रूरी होता है। मकड़ी के जाले, डर्ट, डस्ट, जो उसमें धूल जमी रहती है, उनके अंदर वायरस रहते हैं। आईबी का वायरस, गम्बोरो का वायरस, ये सब वायरसेस उसमें रहते हैं जो धूल के साथ, एरोसोल रूट के साथ जाके वहाँ पर चिपक जाते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है कि जो पंखे होते हैं, जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो पंखों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उन्हें उतार देना चाहिए क्योंकि डस्ट बहुत उड़ती है सर्दियों में। सब सूखा सूखा हो जाता है, ह्यूमिडिटी डाउन हो जाती है, तो वो डस्ट जाके पंखों पे चिपक जाती है ना। तो उन्हें हटा दें, क्लीन करें और रख दें अलग। और अगर ज़रूरत है, आपको लगता है कि पंखे लगाने हैं, तो उन्हें उतार के साफ़ करिए, फिर दोबारा लगा दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपको बड़ा फ़ायदा मतलब पहुंचाएंगी। कोई भी एक काम ऐसा नहीं है कि उसे हमने कर दिया तो हमारा सब कुछ सही हो गया। छोटा छोटा हमें अलग अलग करना पड़ता है। उसके बाद पुताई कीजिए, वाइट वॉश कीजिए चूने से। अगर कच्चा फ्लोर है तो उसमें लाइम का ट्रीटमेंट कीजिए। 6 इंच तक उसे खोद दीजिए, स्क्रैपिंग कीजिए, उसके अंदर लाइम डालिए और उसे फिर एक सार कर दीजिए, दबा दीजिए। पक्का अगर फ्लोर है तो वो तो बहुत ही बढ़िया है पोल्ट्री के लिए। उसे प्रॉपरली वॉश कीजिए हाई प्रेशर पाइप से और उसके ऊपर 1% बायोबस्टर का स्प्रे कर दीजिए सारे में। जो बायोबस्टर आता है वेंकी का, उसे आप यूज़ कर सकते हैं 10 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से। अगर पक्का फर्श है, कच्चे पे कोई फ़ायदा नहीं है उसे करने का। कर्टेंस जो हैं, पर्दे जो आप लगाने वाले हैं या लगाते हैं, उन्हें आप या तो धोइए और उन्हें, या फिर निकाल कर उन्हें प्रॉपरली साफ़ कीजिए। हाई प्रेशर जो पानी होता है उससे साफ़ किए जा सकते हैं। हो सके तो डिटर्जेंट वगैरह से भी साफ़ कर दीजिए अगर वो पर्दे प्लास्टिक के हैं। इसके अलावा फॉगिंग स्प्रे कीजिए, सोक्रीना B904 या पैरासिटिक एसिड जो भी आपको मिल जाए। चीप एंड बेस्ट होता है पैरासिटिक एसिड, उससे किया जा सकता है।
पाइपलाइन को साफ़ कीजिए, किसी भी मतलब वाटर सैनिटाइज़र या डिसइंफेक्टेंट से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये पाइपलाइन साफ़ करते समय कि टंकी को भी साफ़ करना है। एक रूल है कि अगर इकोलाई, एक इकोलाई टंकी में है, 10 इकोलाई पाइप में होंगी और 100 इकोलाई ड्रिंकर में होंगी। तो इस वजह से अगर टंकी साफ़ रहेगी तो पाइप साफ़ रहेगा, पाइप साफ़ रहेगा तो हमारा ड्रिंकर साफ़ रहेगा। तो इस बात को नोट करिए कि पाइपलाइन साफ़ होनी चाहिए, टंकी साफ़ होनी चाहिए और काई नहीं होनी चाहिए टंकी में। आफ्टर स्प्रे, जब आप स्प्रे कर दें इनका, उसके बाद लगभग 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए फार्म को क्लोज़ कर दें, मतलब चूज़े आने से पहले तक के लिए क्लोज़ कर दें। जब चूज़े आने वाले हों 12 घंटे पहले या 1 दिन पहले आप अपने फार्म को खोलिए, उसमें तैयारियां शुरू कीजिए। तैयारियां क्या करनी है? सबसे पहले तो आपको हीटिंग का अरेंजमेंट करना है। देखिए कुछ फार्मर क्या होते हैं ना, जैसे उनके यहाँ शाम को चूज़ा आया तो वो डब्बे में ही पड़ा रहने देते हैं। डब्बे में पड़ा रहने देने का मतलब ये है कि आपने उसी टाइम मतलब अपने एफसीआर का गला घोट दिया है। अगर चूज़ा मतलब एक तो वैसे ही वो ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस में आता है, और डब्बे के अंदर अगर वो पड़ा रहेगा सिर्फ इस वजह से कि वो टेम्परेचर वहाँ पर उसे मिल जाएगा, तो वो अपनी ग्रोथ का एक बहुत अच्छा पार्ट खो चुका होता है। तो आपको सारे इंतज़ाम ऐसे करने हैं कि वो आते ही आप उसे ब्रूडिंग एरिया में छोड़ दें, और उसके लिए जो भी अवेलेबल हो दाना पानी वो अवेलेबल रहे। तो ज़ीरो डे पे क्या होता है? तो पहला जो हफ्ता होता है लाइफ का, ये पूरा का पूरा डिसाइड करता है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। तो पहला हफ्ता जो होता है लाइफ का, उसके अंदर ये चूज़े की जो लाइफ होती है, इसमें ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ वगैरह तो दिखती नहीं है, आपको नज़र नहीं आएगा कुछ, लेकिन बहुत सी चीज़ें सेट हो जाती हैं आगे के लिए। अगर 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा वज़न इस टाइम आप गेन कर लेते हैं तो 35वें दिन पे वो लगभग 7 से 10 ग्राम एक्स्ट्रा वज़न आपको देगा। और अगर 1 ग्राम मतलब वज़न कम हो जाता है तो वो इसी रेशो में आपको कम वज़न मिलेगा 35वें दिन पे। तो एफसीआर बहुत भाग जाता है अगर चूज़ा ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। तो डे ज़ीरो पे सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप रखें अपने यहाँ, वरना इन्वर्टर का इंतज़ाम करें। इसके अलावा प्रॉपर बल्ब्स लाइट्स वगैरह हों आपके फार्म में। ऐसा ना हो कि एकदम से ब्लैकआउट हो जाए, आपने चूज़े छोड़े, ठीक से उन्होंने मतलब अडेप्ट किया, चरने लगे, अपना दाना खाने लगे, पानी पीने लगे, फटाक से लाइट चली गई या कुछ हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बैकअप लाइट्स ज़रूर रखें जो तुरंत इन्वर्टर से जल जाएं, अदरवाइज़ क्या होगा ना, चूज़ों में शॉक लगता है और उससे स्ट्रेस आती है, मर भी जाते हैं, हडलिंग होती है, बहुत सारे चूज़े मर जाएंगे। जब चूज़े आने वाले हों, ड्रिंकर और फीडर्स बिल्कुल तैयार रहने चाहिए। हीटिंग सोर्स का भी बैकअप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ठंडी के मतलब मौसम में क्या होता है कि चूज़े आए, हमने हमसे टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो रहा, या मेंटेन भी कर लिया, लाइट चली गई तो वो फिर डाउन आ गया है। तो गैस ब्रूडर का इंतज़ाम करें। अच्छा, गैस ब्रूडर में ये होता है कि गैस ब्रूडर के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब आप वेंटिलेशन डाउन कर देते हैं, मतलब पूरे हर तरफ से पर्दे लगा देंगे, फॉल्स सीलिंग लगा देंगे, तो गैस ब्रूडर को भी ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। तो वहाँ पे वो भी ऑक्सीजन लेता है, तो वातावरण में वेंटिलेशन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखें। और कभी भी ब्रूडिंग ओपन फार्म में ना करें। चूज़ा लाए और छोड़ दिया ऐसे, गर्मियों में तो ठीक है, लेकिन सर्दियों में वहाँ पे वो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसमें तो मैंने ऐसा भी देखा है 3000 चूज़े आए और 500 मर गए 2 दिन के अंदर। तो ये बहुत होता है। तो न्यूज़पेपर के ऊपर प्रॉपर ब्रूडर गार्ड लगाएं, उसके ऊपर आप ब्रूडिंग करें न्यूज़पेपर वगैरह लगा के। और लीटर जो है वो राइस हस्क का लीटर यूज़ करें। देखिए ब्रूडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होती है। आप ये बात समझिए कि जो मुर्गी होती है वो अंडों के ऊपर बैठती है, उसे ब्रूडिंग करना कहते हैं कि वो ब्रूडी हो गई है। वो अंडों के अंदर से बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों को भी वो अपने मतलब नीचे पंखों के नीचे रखती है गर्म रखने के लिए। इस वजह से रखती है क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर सकते, तो उन्हें गर्मी की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो चूज़ा आता है वो ट्रांसपोर्ट से आता है, वो स्ट्रेस में होता है।
तो स्ट्रेस में जब होता है तो हमें उसकी स्ट्रेस को रिलीव करना होता है, और डिहाइड्रेशन के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं उस समय। तो अगर हम उस डिहाइड्रेशन को और स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो हम उसकी 70% 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है कि एक तो टेम्परेचर मेंटेन रहे, और तुरंत आते ही उसे पानी और दाना अवेलेबल मिले। तो पानी हम खाली पानी नहीं देते हैं, उसमें क्या करते हैं लोग अक्सर गुड़ मिलाते हैं। तो गुड़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिला देते हैं, और गुड़ वैसे भी मतलब शुरुआती उसके लिए ठीक नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि गुड़ होता है गर्म, और गुड़ क्या करता है आंतों को काट देता है एक तरीके से। या तो शुगर सॉल्यूशन हो या ग्लूकोज हो वो तो ठीक है, लेकिन गुड़ ठीक नहीं होता। और जो लोग इस गुड़ को फॉलो करते हैं उन्हें दिखता भी होगा कि गुड़ पिलाने से, बहुत ज़्यादा गुड़ पिलाने से यॉक्सैक बीमारी भी आती है। तो इसके लिए क्या है कि इजी ब्रूड करके एक प्रोडक्ट है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एनर्जी, प्रोबायोटिक, यॉक डिज़ोल्वर्स, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट सब है। और वो चीज़ें क्या हैं कि वो स्ट्रेस को रिमूव करती हैं और चिक्स को डिहाइड्रेट होने से बचाती हैं। मैंने एक यॉक्सैक वाली वीडियो भी बनाई थी, यॉक्सैक डिजीज़ वाली, उसमें बताया है कि किस तरीके से ये गुड़ या ये वाली चीज़ें हार्मफुल रहती हैं। अच्छा, इसका अंदाज़ा भी नहीं कर पाते हैं लोग कि कितना मिलाना है। तो इजी ब्रूड का 3% का सोल्यूशन तैयार रखें, 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, और चूज़े के आने के 1 घंटे बाद उसे दे दें। तो इजी ब्रूड का 0.3% का सोल्यूशन तैयार कर रखें, मतलब 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, और ये चूज़े के आने से लगभग 1 घंटा पहले तैयार कर लें, 1 या 2 घंटा पहले। चूज़ा जब आए उस टाइम ड्रिंकर्स में ये इजी ब्रूड का सोल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर सभी मतलब एसेंशियल चीज़ें होती हैं, और ये यॉक को डिज़ोल्व करने में भी हेल्प करता है, उसे स्ट्रेस से बाहर निकालता है और डिहाइड्रेशन को ख़त्म करता है। इसके अलावा मतलब शुरू के जो 48 से 72 घंटे, मतलब 2 से 3 दिन सिर्फ इजी ब्रूड वाला पानी ही अपने चूज़ों को पिलाएं। और साथ साथ क्या करें, फीड को, जो क्रम्स होते हैं उसका वेट ना करें। कुछ लोग होते हैं कि चूज़ों को भगाने लगते हैं जैसे ही वो आते हैं, तो भगाने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर अगर मेंटेन रखेंगे तो वो अपने आप ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और वहाँ पर आप उस न्यूज़पेपर के ऊपर फीड को बिखरा दें, है ना। और कुछ फीड चिक ट्रे में रख दें, मतलब एक ट्रे 100 चूज़ों के लिए काफ़ी रहती है। इसके अलावा क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया कि शुरू के 12 दिन चूज़े अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें ब्रूडर लगाना पड़ता है। फॉल सीलिंग ना लगाएं। फॉल सीलिंग में एक तो ह्यूमिडिटी बहुत बन जाती है, ऊपर एक वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बहुत आती है। अच्छा, स्पेस डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा हमारा फार्म है और कितने चूज़ों की हम ब्रूडिंग कर रहे हैं। एक जो एरिया बनाते हैं, मतलब 1 स्क्वायर फीट में 3 चूज़े शुरू के 10 दिन में काफ़ी रहते हैं। मतलब 1 स्क्वायर फीट जगह है और 3 चूज़े आप उसमें 4 भी रख सकते हैं, मतलब अगर ठंड ज़्यादा है तो रिकमेंडेड ये वैल्यूज़ हैं। एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री होना चाहिए, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। लीटर का टेम्परेचर भी 28 से 30 डिग्री होना चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से 70% तक होनी चाहिए। 300 से 400 चिक्स एक उसमें ब्रूडिंग करने चाहिए। तो जब ऐसे सिस्टम में हम ब्रूडिंग करते हैं और फॉल सीलिंग हम नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है और वेंटिलेशन से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अदरवाइज़ क्या होता है कि अमोनिया बनने लगती है पहले दूसरे तीसरे दिन से ही, और वो फिर चूज़े की नाक में जाती है वेंटिलेशन ना होने की वजह से, और वहाँ पर फिर वो साउंड की प्रॉब्लम, सीआरडी की प्रॉब्लम की बुनियाद पड़ जाती है, बीज डल जाता है वहाँ पे। अच्छा, जब चूज़े को निकाल रहे हो, जब आपके यहाँ आ जाएं वो डब्बे और चूज़े को निकाल रहे हो, तो उस समय लाइट जो है वो डिम कर दें, क्योंकि डब्बे के अंदर होता है अंधेरा। अचानक से आप उसे बहुत ज़्यादा लाइट में डालेंगे तो बहुत स्ट्रेस आती है, और उसकी आँखें भी उसमें ख़राब होने का खतरा रहता है। तो और वो स्ट्रेस में भी आ जाता है बहुत ज़्यादा लाइट में आने के बाद। तो उस टाइम लाइट डिम कर दें। जैसे मान लीजिए 4 बल्ब जल रहे हैं तो एक ही जलाएं उस टाइम, और अ, उस कम लाइट में चूज़ों को छोड़ें धीरे धीरे, और धीरे धीरे लाइट को बढ़ाते रहें, 15 मिनट बाद, फिर 20 मिनट, फिर ऐसे ही आधे घंटे 1 घंटे बाद। और एक और यहाँ पर सलाह है आप लोगों के लिए कि केवल 23 घंटे लाइट दें अपने चूज़ों को। 30 से 40 लक्स की लाइट 23 घंटे। एक
घंटा डार्क रखें, मतलब पहले दिन से ही ये बात वो कर लें, रात में किसी भी टाइम 11 से 12, 12 से 1, 10 से 11, किसी भी टाइम, लेकिन रोज़ उसी टाइम डार्क करें, जो अंधेरा करें वो उसी टाइम करें। और ड्रिंकर्स रखें, लगभग ठंड का मौसम है तो 18 से 20 ड्रिंकर काफ़ी रहते हैं, चिक ड्रिंकर 1000 चिक्स पर। और पानी को कम से कम 2 बार बदलें। चूज़ों को देखते रहें कि मतलब टेम्परेचर, क्योंकि क्या होता है ना कि टेम्परेचर अगर डाउन गया तो वो हडलिंग होने लगती है। तो चिक्स का जो बिहेवियर होता है ये अपने आप में एक इंडिकेटर होता है अच्छे मैनेजमेंट का। अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि डायग्राम में हम दिखाएंगे अभी आगे, तो वो टेम्परेचर ठीक है। अदरवाइज़ वो एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ने लगे तो नीचे वाले दब जाते हैं और वो सांस घुटने की वजह से मर जाते हैं। तो चिक्स जितने भी हैं वो मतलब आते ही वो अपना दाना खाना शुरू कर दें और वो पानी पीना शुरू कर दें। और जिन बॉक्सेस में से हमने चूज़ों को निकाला है उन बॉक्सेस में दोबारा उन चूज़ों को ना डालें। कोशिश ये करें कि उसमें ना डालने पड़े। लोग क्या करते हैं कि रात के लिए फिर डाल देते हैं उन डब्बों में, क्योंकि ठंड बहुत हो जाती है और वो उसे मेंटेन नहीं कर पाते। उन लोगों को वैसे भी नुकसान होता है, मतलब उनके यहाँ फिर मोर्टलिटीज़ वगैरह आती हैं और वो मोर्टलिटी फिर कंट्रोल नहीं हो पाती अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक फॉल्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। डालने के बाद लगभग 1 से 2 घंटा चूज़ों को अडेप्ट होने का मौका दें, और जब वो अडेप्ट हो जाएं तो उसके बाद लाइट को धीरे धीरे बढ़ाने लगें। और नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर आपको लगे कि कोई चीज़ को बदलना है या टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, लाइट को कम बढ़ाना घटाना है, तो वो तब करें। चूज़ों के एकदम डालने के बाद ये सब चीज़ें ना शुरू करें, उससे उनमें स्ट्रेस आ जाती है। तो की पॉइंट्स यही हैं कि एक तो टेम्परेचर होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर 30 से 33 डिग्री का मेंटेन होना चाहिए फार्म के अंदर। इजी ब्रूड का सॉल्यूशन मेंटेन रहे 0.3% का, 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से। लाइट को डिम कर दें जब चूज़े को छोड़ रहे हों ब्रूडर एरिया में। जल्दी जल्दी निकालें चूज़ों को, जो डिब्बे हैं उनके अंदर से जल्दी जल्दी निकालें और छोड़ दें उसमें। और फीड और वाटर को हमेशा अवेलेबल रखें चूज़ों को छोड़ने से पहले, और 1-2 घंटा उन्हें दें अडेप्ट होने के लिए। उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट करें। पानी की क्वालिटी, पानी के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, ये यहाँ पर कुछ वो दिए गए हैं। आयरन वगैरह को चेक करवाएं, नाइट्रेट को चेक करवाएं, क्योंकि गर्मियाँ जब बरसात चली जाती है तो उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलती हैं। तो 100 से अगर कम है तो नाइट्रेट तो बहुत अच्छा है, और 200 से ज़्यादा है तो उसे हमें यूज़ नहीं करना है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो नाइट्रेट को चेक किया जाता है और आयरन को चेक कर लें एक बार। बेसिकली तो यही है। बाकी कोलीफॉर्म इकोलाई को चेक करवाया जाता है, पीएच आप चेक करते हैं। तो पीएच का लोग पूछते हैं कि पीएच कितनी होनी चाहिए, तो अगर पानी की पीएच जो है वो 5 से 8.5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला दिन जो होता है उस दिन हम चिक्स का असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि हमारा चूज़ा कैसा है, उसने ठीक से खाया या नहीं खाया। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है कि जो चूज़ा होता है इसे इस तरीके से पकड़ा जाता है, और आप देख सकते हैं ये पकड़ा गया है, और इसकी जो क्रॉप होती है, पोटा होता है, वो भरा हुआ होना चाहिए। तो टारगेट ये रहता है कि 8 घंटे बाद 80% जो हमारे चूज़े हैं उनका क्रॉप बढ़ गया हो। रैंडमली आप इन्हें उठा के देख सकते हैं चूज़ों को, और ये टेस्ट कर सकते हैं कि इनका जो क्रॉप है, जो पोटा है, वो भरा हुआ है नहीं है। 24 घंटे बाद 95 से और 100% चूज़ों के पोटे भरे हुए होने चाहिए, आगे को इस तरीके से निकले हुए होने चाहिए। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैंने पहले बताया, जितना ज़रूरी टेम्परेचर मेंटेन करना है उतना ही ज़रूरी वेंटिलेशन भी है। लेकिन और दिन के टाइम में अगर आपको लगे धूप वगैरह निकल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो दिन के समय पर्दे वर्दे आप हटा सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस टेम्परेचर को मेंटेन रखें। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता होती है, उमस होती है, वो डाउन चली जाती है। टेम्परेचर जो मीटर लगा हुआ है उसमें देखते रहें, अगर वो 50% से नीचे जाती है तो डस्ट जो है एयर में वो बढ़ जाती है, लीटर काफ़ी सूखा हो जाता है। और इससे ये जो सूखी हवा अंदर जाती है ना, तो ये एयर ट्रैक का जो मॉइस्चर होता है हमारा, मतलब जो उसके चूज़े की जो सांस लेने की नली है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, उसे सुखा देता है। जब उसे सुखा देता है तो वहाँ पर फिर
बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करने लगते हैं और उसमें फिर बीमारी आती है। दूसरे दिन फिर आप टेम्परेचर को देखें कि ठीक से वो मतलब है। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये टेम्परेचर का है कि टेम्परेचर अगर बीच में काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे चूज़े बाहर की तरफ दिखेंगे। टेम्परेचर अगर करेक्ट है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। टेम्परेचर अगर कम है तो बीच में आ जाते हैं। और अगर हवा चल रही है डायरेक्ट तो वो एक तरफ आकर जमा हो जाते हैं। अच्छा, इनके लिए थोड़े सा भी झोंका या थोड़ी सी भी हवा काफ़ी होती है क्योंकि इनका वज़न कम होता है। तो ये अपना टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो दूसरे दिन हमें ये देखना होता है कि फ़ीड को चेक करते रहें क्योंकि फ़ीड का खाना बहुत ज़रूरी है शुरुआत के दिनों से। तो 1000 चूज़े दूसरे दिन लगभग 13 किलो फ़ीड कंज्यूम करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड होगा। तो इतना फ़ीड कंज्यूम करें। और क्योंकि किडनी की हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी जाती है शुरू के दिनों में, तो गाउटस्टर आप यूज़ करें। 10 ग्राम गाउस्टर 1000 चूज़ों पर पानी के अंदर लगाएं। तो इसे ऐसा कर सकते हैं आप कि जैसे इजी ब्रूड आपका चल रहा है तो उसी दिन शाम के पानी में आप इसे लगा सकते हैं उसी के साथ। तो चूज़ों का बिहेवियर चेक करते रहें। और किडनी फिल्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, पानी के इंटेक की ज़रूरत होती है। तो गाउटस्टर क्या करेगा, पानी का इंटेक भी बढ़ाता है और गाउट को भी, जो अर्ली जो बेबी चिक नेफ्रोपैथी है, उसे कम करता है। और अगर मॉर्टिलिटी दिखती है इस टाइम, मतलब दूसरे दिन, अगर पहले दूसरे दिन अगर मॉर्टिलिटी है तो और 10 चूज़े 1000 में से मर जाते हैं तो आपके लिए अलार्मिंग है। आपको किसी से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर कंसल्टेंट से, और इस बारे में बताना चाहिए और प्रॉपर उसका मेडिकेशन इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली जो हफ़्ता होता है इसमें जो मॉर्टलिटी होती है मेनली हैचरी के इन्फेक्शन की वजह से होती है, या ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस होता है कि आपने उसे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, या पुअर टेम्परेचर मैनेजमेंट। इसके अलावा एसाइटिस की प्रॉब्लम आती है, जैसे आप सबको पता है, तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। एसाइटिस सर्दियों में देखिए, एसाइटिस एक बड़ी समस्या है, और एसटीएस और एसाइटिस। तो इसके लिए एक ये प्रोडक्ट है एसिटॉक्स Q10। ये अगर आप यूज़ करेंगे प्रिवेंशन में तो एसाइटिस की दिक्कत नहीं आती है। दूसरे तीसरे चौथे दिन यूज़ करना है। 1 ग्राम पर 100 चिक्स, 7 ग्राम पर 100 चिक्स 13वें 14वें 15वें दिन, और 23वें 24वें 25वें दिन। अगर ये फॉलो करेंगे और इसके साथ साथ फीड को होल्ड करना होता है नाइट में, तो आपको कोई मतलब एसाइटिस से आप अपने बर्ड्स को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट में यूज़ करना है तो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो तीसरे दिन हम गाउटस्टर को देते हैं मॉर्निंग के पानी में 12 ग्राम 1000 चिक्स पर, और इसके अलावा 12 ग्राम एल्कायू दिया जाता है शाम के समय। तो एल्कायू एलिसिन, कैम्फर और यूजिनॉल का एक कॉम्बिनेशन है, एंटीबैक्टीरियल काम करता है ये, और ब्रूडिंग में इन्फेक्शन से होने वाली मोर्टलिटी को कम करता है। योक सैक डिजीज़ वगैरह से ये काफ़ी अच्छा बचाव करता है। तो इसके साथ साथ विमराल दीजिए, गाउटस्टर दीजिए और एल्कायू दीजिए। ये हमें तीसरे दिन देना है। जो ख़राब न्यूज़पेपर हैं, मतलब जिसमें बीट आ गई है और वो सब हो गया, उसे रिमूव कर दें और उसकी जगह नए न्यूज़पेपर लगा दें। तीसरे दिन से ज़रूरी हो जाता है कि चूज़ा जो है हमारा फीड इनटेक करना बहुत अच्छा कर दे, मतलब ठीक से वो एडजस्ट हो जाए, अडेप्ट कर ले और अच्छी तरीके से फीड खाना शुरू कर दे। टेम्परेचर, वेंटिलेशन का ख्याल रखिए। तो चूज़े का वेट तीसरे दिन तक लगभग 80 ग्राम हो जाना चाहिए। फिर चौथा दिन आ जाता है हमारा। फिर चौथे दिन हम यही करते हैं, मॉर्निंग के पानी में नेक्साम्यून चलाया जाता है। नेक्साम्यून है एक इम्यून बूस्टर। और शाम के पानी में हम फिर एल्कायू देते हैं, वही 12 ग्राम, 12 से 15 ग्राम तक दे सकते हैं, और विमराल देते हैं 10 ml पर 1000 चिक्स। तो नेक्साम्यून विमराल को एक साथ मिला लें और शाम के पानी में एल्कायू चलाएं 12 ग्राम 1000 चिक्स पर। तो टोटल जो पानी कंज्यूम होता है वो लगभग 40 से 45 लीटर होता है पूरे दिन में। तो 20 लीटर सुबह में लगा लें, उसमें नेक्साम्यून मिला दें और एल्कायू मिला दें, और 20 लीटर शाम को लगा दें, उसमें आप एल्कायू चलाएं।
तो 20 लीटर सुबह में लगा दें, 20 से 25 लीटर उसमें नेक्साम्यून और विमराल मिला दें, और 20 से 25 लीटर शाम में लगाएं, उसमें एल्कायू मिला दें। इसके बाद 5वां दिन आता है। 5वें दिन में फिर हमें नेक्साम्यून देना होता है। अच्छा, वैक्सीन का ये है कि अगर आप पहले दिन वाली आईबी NDIB कर रहे हैं तो वो नाक या आँख में डाल लें और उसके बाद चूज़ों को छोड़ दें, मतलब थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लें, तो 5-6 घंटे बाद वो वैक्सीन कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन वाली नहीं करते हैं तो छठे दिन वाली आपको करनी चाहिए। उसके लिए फिर इम्यून बूस्टर चलाना पड़ता है 1-2 दिन पहले, तो वो नेक्साम्यून उसका काम करता है। तो 10 ग्राम नेक्साम्यून दें आप 1000 चिक्स पर। और एल्कायू, अगर मोर्टिलिटी नहीं है तो एल्कायू देने की फिर ज़रूरत नहीं है 5वें दिन। सैनिटाइज़र दे सकते हैं आप नेक्साम्यून के साथ, बशर्ते वो एसिडिफायर हो, और किसी तरीके का सैनिटाइज़र नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इम्यून बूस्टर है, इसके अंदर विटामिन ई और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, तो वो उसे ख़राब कर देंगे, सैनिटाइज़र उसे ख़राब कर देगा। 5वें दिन पर चूज़े का जो वज़न है वो लगभग 125 से 130 ग्राम होना चाहिए, और मोर्टिलिटी 0.2% होनी चाहिए। 0.2% का मतलब ये है कि 2 चूज़े 1000 में से सिर्फ मरे होने चाहिए, मतलब टोटल। अगर इससे ज़्यादा मरे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वाटर कंजम्पशन लगभग 55 लीटर का होता है, थोड़ा कम भी हो सकता है अगर सर्दी ज़्यादा है तो। टोटल फीड कंजम्पशन लगभग 100 से 110 ग्राम हो चुका होता है, और FCR 0.76 का आ रहा होता है। 5वें दिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगले दिन छठे दिन ND के वैक्सीनेशन होना होता है, लासोटा, तो नेक्साम्यून इसी वजह से 5वें दिन पर हम देते हैं। और अगर आप पहले भी वैक्सीन कर चुके हैं तो नेक्साम्यून तो आप दें, उससे इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। और ब्रूडर का थोड़ा सा एरिया बढ़ा दें 5वें दिन। फिर छठे दिन हम लासोटा वैक्सीन करते हैं और फिर दोबारा से नेक्साम्यून का पानी देते हैं इसके बाद, वैक्सीन के बाद। तो वैक्सीन आप आँख या नाक में डाल सकते हैं, पानी में भी चला सकते हैं, तो जैसे भी आप देते हैं। सैनिटाइज़र बिल्कुल ना दें आज के दिन, जब क्योंकि वैक्सीन कर रहे हैं। और न्यूज़पेपर को हटा सकते हैं आप, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चिक ट्रेस को भी हटा सकते हैं, और फीडर मतलब लगे रहते हैं, फीडर पे ही अब उन्हें ले आना चाहिए। और फ्लोर स्पेस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और ब्रूडर की हाइट को बढ़ा सकते हैं हम अब। टेम्परेचर को मेंटेन रखें और हडलिंग ना होने दें एक दूसरे के, क्योंकि ब्रूडर का एरिया बढ़ाएंगे और टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं हुआ तो चूज़े एक दूसरे पे चिपकने लगेंगे। वेंटिलेशन का ध्यान रखें। और अगर मोर्टिलिटी हो रही है, जैसा मैंने बताया, 100 में से अगर 3 या 4 चूज़े 5 चूज़े मर जाते हैं तो आपको फिर इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। स्ट्रेस को अवॉइड करें इस टाइम में। और टोटल मोर्टिलिटी जो होनी चाहिए छठे दिन तक, वो 0.4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1000 में से सिर्फ अभी तक 4 चूज़े ही मरे होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर मरे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उसे हमें देखना है। 1 घंटा रात में डार्क रखें, मतलब अंधेरा रखें, लाइट वाइट बंद कर दें। ऐसा आप लास्ट तक करें, और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मतलब आपके FCR पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद 7वें दिन पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पर ही पता चलता है कि हमारा जो फार्म का मैनेजमेंट है वो कैसा है, या हम क्या कर रहे थे, और आने वाला जो परफॉर्मेंस है फ्लॉक का वो कैसा होगा। अगर इस दिन वेट कम हुआ तो आपका पूरा फ्लॉक जो है वो ख़राब हो सकता है। तो 7वें दिन पर हमें पूरी की पूरी पिक्चर पता चल जाती है कि आगे आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा हमें। तो इस पे टोटल फीड इनटेक चेक किया जाता है और वेट चेक किया जाता है। तो बॉडी वेट लगभग 180 से 200 ग्राम आना चाहिए, और अगर इससे कम है बॉडी वेट तो हमें उससे चेक करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। एरिया को बढ़ा देना चाहिए थोड़ा। और इस दिन IBH का वैक्सीनेशन किया जाता है। अगर आप उसे मतलब 2.5 किलो से बड़ा करना चाहते हैं अपने बर्ड को, तो IBH का वैक्सीनेशन इस दिन लगाएं। अगर उससे कम आप रखेंगे तो वैक्सीन का विड्रॉल पीरियड आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद लगभग 42 दिन तक आपको उसे नहीं बेचना चाहिए। मॉर्निंग के पानी में सेप्टिमा लगाएं। ये
सेप्टिमा क्या करता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं जो लूज ड्रॉपिंग वगैरह करते हैं, जिनकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, उन्हें कम करता है, उन्हें मारता है। तो मॉर्निंग के पानी में सेप्टिमा लगाएं। और वैक्सीन की वजह से जो कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेस आई हुई होती है या इन्फेक्शन डेवलप होने का ख़तरा होता है, उसे ये सेप्टिमा डाउन करता है। और 30 ग्राम आप वायरोकॉन लगाएं। वायरोकॉन देखिए 3-3 दिन है, मतलब पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन और तीसरे 10 दिन में। ये वायरोकॉन बेसिकली बर्ड के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसे रेगुलेट करता है। सिर्फ उसे बूस्ट तो करता ही है, उसके साथ साथ रेगुलेट भी करता है, जिससे आईबीएच की बीमारी, आईबीएच है, एनडी है, रानीखेत है, आईबी है, इन सब से भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो वायरोकॉन का कोर्स आप ज़रूर करें, मतलब सर्दियों में ये काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। 8वें 9वें दिन मतलब 8-9 डे पे फिर हम पहुंच जाते हैं। तो 2 दिन के लिए ये लिवर टॉनिक दिया जाता है और फिर वायरोकॉन चलाया जाता है। देखिए वायरोकॉन के अंदर हर्बल एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोबायोटिक्स वगैरह हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। तो ये क्या करता है, ये इन्फेक्शियस जो आउटब्रेक होते हैं, वायरल जो होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करता है, खासकर गम्बोरो, आईबीएच, एनडी, आईवी, आईएलटी जो आपको बताया। तो 7-8-9, 7वें 8वें 9वें दिन 1 ग्राम पर 25 बर्ड, 17वें 18वें 19वें दिन 1 ग्राम पर 12 बर्ड्स, और 27-28-29 दिन 1 ग्राम पर 5 बर्ड। इसके हिसाब से हम ये वायरोकॉन इस्तेमाल करते हैं। तो 8वें 9वें दिन हम लिवर टॉनिक देंगे, पायरोलिव, डीएस और वायरोकॉन। फिर हम 10वें 12वें 11वें 12वें दिन पे आ जाते हैं, डे 10 टू डे 12। इसमें मॉर्निंग में हम 40 ग्राम गाउस्टर देते हैं पर 1000 चिक्स, और इवनिंग में ग्रोटेक देते हैं। ग्रोटेक तब इस्तेमाल करें जब आपको लगे, जैसे 7वें दिन पे आपने देख लिया कि चूज़ों में ग्रोथ नहीं आई है, फिर उसके बाद थोड़ा और ऑब्ज़र्व किया, तो उन चूज़ों को आप अलग कर लें और उनमें ग्रोटेक चलाएं, ग्रोथ प्रोमोटर बेनिफिशियल रहेगा उनमें, जो ग्रोथ में नीचे रहेगा, या आपका एवरेज उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, तो आप सुबह में लगाएं गाउटस्टर और शाम में लगाएं ग्रोटेक। तो 10वें 11वें 12वें दिन गाउटस्टर और ग्रोटेक देना है 40-40 ग्राम 1000 चिक्स पर। टोटल फीड जो कंजम्पशन होता है 10 डे पे वो लगभग 300 किलो हो चुका होता है 1000 चिक्स पर। मतलब अभी तक जो फीड कंज्यूम हुआ 1000 चूज़ों पर वो 300 किलो हो चुका होता है। इसे देखते रहें। अच्छा, इन चीज़ों से क्या होता है ना कि एक स्टैंडर्ड हमें पता चलता रहता है कि हम उस लाइन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। डेली वाटर इनटेक लगभग 100 लीटर का होता है। इससे पता चलता है कि हमारे चूज़े की तबीयत ठीक है अगर इतना पानी वो कंज्यूम कर रहा है। 9वें 10वें दिन पर ब्रूडर को आप रिमूव कर सकते हैं अगर टेम्परेचर ठीक है, और उसे खुला छोड़ सकते हैं। अगर हडलिंग हो रही है तो टेम्परेचर फिर मतलब बनाने की कोशिश कीजिए। लगभग 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करें। बायोसिक्योरिटी को टाइट रखें, किसी को फार्म के अंदर ना आने दें किसी और फार्म से, और वेंटिलेशन को बढ़ाते रहें। अदरवाइज़ क्या होगा, साउंड की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी इस टाइम से, क्योंकि डस्ट और अमोनिया क्या होती है, ये इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है सर्दियों में, क्योंकि सारे वेंटिलेशन डाउन हो जाते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है कि अमोनिया है या डस्ट है, तो फिटकरी का एक सॉल्यूशन बनाएं, स्प्रे गन में भरें, मुर्गियों को एक तरफ करें, मुर्गियों के ऊपर स्प्रे नहीं जाना चाहिए, और वो लिटर के ऊपर कर दें। और भी तरीके हैं अमोनिया को डाउन करने के, सस्ते और आसान तरीके हैं, लेकिन ये कर दें, इससे लीटर गीला भी हो जाएगा, डस्ट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अमोनिया की भी। 13वें 14वें 15वें दिन आप नेक्साम्यून फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस टाइम वो ज़रूरत होती है हमें बढ़ाने की। और एसीटॉक्स, अगर आपके यहाँ एसाइटिस की समस्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, दूसरे तीसरे चौथे दिन देना है आपको एसीटॉक्स। उसके बाद फिर 13वें 14वें 15वें दिन देना है। तो 70 ग्राम 1000 चिक्स पर ऐसा एसीटॉक्स दें शाम के पानी में। और जब ये एसीटॉक्स दें तो वो पानी मतलब रात में लाइट फीड को होल्ड कर दें 2 से 3 घंटे के लिए। गम्बोरो का वैक्सीनेशन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी रिस्की रहता है। तो 14वें दिन पर जो वेट है वो लगभग 430 से 450 ग्राम तक आना चाहिए।
और इसके बाद स्टार्टर डाइट पे शिफ्ट कर देते हैं, स्टार्टर फीड पे शिफ्ट कर देते हैं चूज़े को। लेकिन वेट को आप देख लें कि 430 से 450 ग्राम वेट इस टाइम बढ़िया रहता है। अगर कम है तो कहीं प्रॉब्लम है, उसे चेक करना चाहिए। ड्रॉपिंग्स को चेक करें, क्योंकि जब फीड चेंज होता है तो लूज़ ड्रॉपिंग होने लगती है। अगर ऐसा दिखे तो रेमी-प्रो यूज़ करें। रेमी-प्रो एक प्रोबायोटिक है, उसे इस्तेमाल करें। वेंटिलेशन को बनाने की कोशिश करें कि वेंटिलेशन बना रहे, और दिन के समय तो कम से कम पर्दे आप खोल सकते हैं। कीप आई ऑन साउंड प्रॉब्लम के ऊपर देखते रहें कि साउंड प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो रही है, और अगर होती है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। वाटर टैंक चेक करते रहें, उसमें एल्गी वेल्गी की ग्रोथ ना हो, क्योंकि ठंडे पानी में अक्सर ऐसा होने लगता है, फिर वो पानी से दिक्कत आने लगती है। तो साउंड प्रॉब्लम के रेस्पोज आता है, ये साउंड प्रॉब्लम में बहुत ही कारगर है। तो 16वें से 19वें दिन तक रेस्पोज दें, मतलब 75 ग्राम 1000 बर्ड्स पर। और ये यूनिक फार्मूला है, मतलब ये क्या करता है कि म्यूकस जो होता है अंदर, जो बलगम है, उसे क्लियर कर देता है, तो वो साउंड की प्रॉब्लम को कम करता है। तो अमोनिया में, डस्ट वाली या सर्दियों में जो साउंड की प्रॉब्लम आती है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा वायरोकॉन फिर इस्तेमाल करें आप 17, 18वें, 19वें दिन पर। तो ये क्या वो करता है कि दूसरी जो प्रॉब्लम है, जैसे आईबी और सीआरडी है, या इकोलाई के साथ जो ये आईबी सीआरडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और अगर सीआरडी इकोलाई की मोटिलिटी आपको लगती है तो एल्कायू और सेप्टिमा उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसके लिए। प्रिवेंशन के लिए, मतलब जो वायरल का प्रिवेंशन है, आईबी है, आईबीएच है, आईबीआरडी, एलपीआई, इसके लिए वायरोकॉन 17वें, 18वें, 19वें दिन पर 75 ग्राम से 75 ग्राम 1000 बर्ड्स पर देना चाहिए। फिर 20, 21, 22वें दिन पर सेप्टिमा दिया जाता है ना। और वेट चेक करते रहना चाहिए। जो 21वें दिन पर वेट है वो लगभग 900 से 950 ग्राम तक होना चाहिए। एफसीआर 1.25 से मतलब 1.3 तक, 1.25 से 1.3 तक। और डेली फीड इनटेक लगभग 100 ग्राम तक होना चाहिए। 21वें दिन पर लासोटा करें। अगर आपने पहली वैक्सीन नहीं दी है, ठीक है, तब लासोटा देने की 21वें दिन पे कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ ये और आपके यहाँ ख़राब कर देगी मामला, फ़ायदा पहुँचाने से ज़्यादा। तो वेंटिलेशन करते रहें। वेंटिलेशन मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आप देखते रहें कि ज़रूरत जैसे है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, धूप निकल रही है, हवा नहीं चल रही है, तो पर्दों को खोला जा सकता है। लीटर को चेक करें, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डस्टी है, सूखा है, तो एलम का स्प्रे करें, फिटकरी का उसके ऊपर स्प्रे करें। और अगर वो गीला है, किसी वजह से गीला हो गया है, तो उसके अंदर लाइम पाउडर डालें। एलएसपी को ना डालें, मतलब वो वाला जो चूना होता है ना, लाइमस्टोन पाउडर को ना डालें, वो घुलेगा नहीं और उसे ख़राब कर देता है। तो जो चूना पत्थर आता है उसका जो पाउडर होता है वो यूज़ करें। और इस समय अगर फ्लॉक आपका सही चल रहा है तो अब आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। 23वें, 24वें, 25वें दिन लिवर पायरोलिव डीएस को इस्तेमाल करें 120 ग्राम पर 1000 बर्ड्स 3 दिन के लिए। और एसिटॉक्स एसाइटिस के प्रिवेंशन के लिए 23वें से 25वें दिन तक। और जब एसिटॉक्स इस्तेमाल करें तो रात में फ़ीड उठाना ना भूलें, 2 से 3 घंटे के लिए फ़ीड को होल्ड कर दें। लूज़ होने लगता है बर्ड और मोटिलिटी उसमें शुरू हो जाती है। तो अगर इकोलाई आपको दिखती है या सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम एल्कायू और सेप्टिमा एक के बाद एक 1 ग्राम पर 5 kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ये दवाइयाँ होनी चाहिए, तो हम आपको उसका इलाज बता देंगे। वाटर इनटेक को ऑब्ज़र्व करते रहें। 1000 बर्ड्स लगभग 220 लीटर पानी पीती हैं 25वें 26वें दिन पर। और गाउडस्टर को इस्तेमाल करें अगर पानी का इंटेक आपको कम लग रहा है तो। अच्छा, एक बात और नोट करें कि जो एसाइटिस की मोर्टेलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें पेट में हमेशा पानी भरा हुआ मिले, कभी कभार वो उसकी हार्ट फेलियर की वजह से भी होती है।
जिसे सडन डेथ कहते हैं। 26वें 29वें दिन तक फिर आप रेमीप्रो यूज़ करें। इसमें सडन डेथ के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, गम्बोरो IBRD बढ़ने लगती है क्योंकि म्यूकोजल इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और जो बर्ड्स होती हैं जिनका वेट 1 किलो से ज़्यादा का होता है, उनके अंदर जो सडन डेथ वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्रोटिक एंट्राइटिस शुरू हो जाता है क्योंकि फिनिशर डाइट पे आ जाते हैं, तो नेक्रोटिक एंट्राइटिस देखने को मिलता है। अगर ऐसा है, गॉल ब्लैडर वगैरह बढ़ा हुआ है, तो एल्कायू सेप्टिमा यूज़ करें नेक्रोटिक एंट्राइटिस में। और अगर साउंड की प्रॉब्लम है तो रेस्पोज लगाएं। रेमीप्रो को कंटिन्यू रखें 26 से 29वें दिन तक 150 ग्राम 1000 बर्ड्स पर। वायरोकॉन को 27वें से 29वें दिन पर 175 ग्राम पर 1000 बर्ड्स पर लगाएं। और बर्ड वेट 28वें दिन पर 1500 ग्राम होना चाहिए। देखिए, जो सब दवाइयाँ बताई जा रही हैं ना, इनका कुल मिला के जो खर्चा है वो 3-3.5 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। तो अगर 3-3.5 रुपये खर्च करके इतना फ्लॉक को बचाया जा सके, सरदर्दी को कम किया जा सके, तो वो कोई बुरा नहीं है। 1000 बर्ड्स पर लगभग 320 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है 28वें दिन पर। इसके अलावा वेंटिलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हाई हो जाती हैं क्योंकि बर्ड जो है वो बहुत ग्रोइंग स्टेज में होती है, तो इस वजह से वेंटिलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो 30 से 35वें दिन पर फिर बर्ड मतलब 1.5 किलो से ऊपर का हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ सडन डेथ देखने को मिलती है ओकेजनली कि अचानक से कोई मुर्गा मर गया, तो उसे देखा जाता है PM करके कि क्या प्रॉब्लम है। फीड बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस पे बैक भी बहुत जल्दी मारता है अगर फीड प्रॉपर नहीं देंगे। थोड़ा बहुत 5% के करीब मक्का या गेहूँ मिलाया जा सकता है फीड में, उससे आपका पैसा बच सकता है और आपको FCR पे कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। 100 किलो में 5 किलो तक मिला सकते हैं। गाउटस्टर देते रहें 200 ग्राम पर 1000 बर्ड को अल्टरनेट डेज़ पे। और अगर लगे कि लोअर फीड इंटेक है तो पायरोलिव यूज़ करें। 35वें दिन पर 2 किलो वेट हो जाना चाहिए। अगर ये वेट अचीव नहीं हुआ है तो ग्रोटेक इस्तेमाल करें 200 ग्राम पर 1000 बर्ड्स पे 2-3 दिन के लिए। और अगर सब सही चल रहा है तो कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। ये मेडिसिन है एल्कायू, इजी ब्रूड, एगअप, गाउटस्टर, ग्रोटेक, नेक्साम्यून, इनके डोज रेट, इनकी पैकेजिंग और किस किस काम में आती हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन भी इनके बारे में ये सब दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो। और जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। थैंक यू।